आज की हिंदी के 3 चर्चित हस्ताक्षर, तीनों चर्चित चेहरे, 3 चर्चित लेखक हमारे साथ हैं। आज बात किस बात पे की जाए? बात का विषय तय नहीं है। आपको लगता है कि आप संवाद कर रहे हैं। ये सिर्फ ज़रूरत की बात है। संवाद हमारे समय की सबसे बड़ी जरूरत। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अपोजिशन निकल के आया, सड़कों पे प्रदर्शन किया। उसको आप किस नज़र से देखते हैं दुबे भाई? सोचना ये होगा कि क्या ये रिव्यू चुनाव के वक्त ही होना था। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का समय इस देश में इस बात पे जाया होता है। हालांकि मुद्दे जीते मरते रहते हैं, कुछ मुद्दे हाँ। बार बार वो पलट के आते हैं। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? 2025 में भारत के सामने 5 प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो वही समस्याएं जो 47 में थी वही आज फिर रिपीट होंगी। इस समय नागरिक नहीं पैदा कर रहे हैं, कार्यकर्ता पैदा कर रहे हैं। खासतौर से हमारी भारतीय मानसिकता बड़ी कमजोर है। राजनीति जब जब डगमगाएगी, साहित्य उसको संभालेगा। अब उल्टा हो रहा है। अब राजनीति साहित्य को संभाल रही है। नया उपन्यास लिख रहा हूँ, उसमें एक पंक्ति है कि चुनाव सभी विचारधाराओं का समापन है। अच्छा। एक ही विचारधारा में लंबे समय तक रहना नहीं चाहिए, सड़ जाएंगे। तो कभी इस दल में, कभी उस दल में। आप मीडिया का यही काम है कि उसको इसी तरह से बताना। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है। ये लेखक कथाकार, पत्रकारों को छोड़ दो, मगर लेखक कथाकार का किसी विचारधारा या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना कितना सही मानते हो? मतलब मैं उतना नीचे नहीं उतर सकता। मैं नहीं, हमने देखा कुछ लोग अपने रोल लगातार बदलते रहते हैं। हाँ, तो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जैसे भी देखिए, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा साहब का शेर है। इस वक्त बिहार में कौन जीत रहा है? ये सर्वे करना तो आप लोगों का काम है। पहले करके तय करवा दीजिए कौन जीतेगा। मेरा नया गीत बिहार के चुनाव के पहले आ रहा है कि ध्यान न देगा जो भी अब की यूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ। जनता आप लोगों को अलग अलग तरीके से देखती है, अलग अलग विधाओं में देख रही है। सबसे बेहतर हथियार है इस समय, या मैं कहूँ कि औजार है इस समय का राजनीति, वो कलम है। 3 लोग आपसे बात कर रहे थे और तीनों की विचारधारा एक ही, कलम। मुझे ये लगता है जो आपने सही लोग चुने थे। हाँ, बहुत सही। इस वक्त जनता क्या पसंद कर रही है, वो आप कैसा समझते हो? कैसे आपकी कोई चीज हिट हो जाती है? रोल नंबर 31। अच्छा, आप उनसे ही सबसे पहले पूछते हैं। और थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स वो भी कर लें। नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आपका बहुत स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज़ के नए पॉडकास्ट में। और हमारे साथ आज बड़ी खुशनसीबी है कि आज की हिंदी के 3 चर्चित हस्ताक्षर, तीनों चर्चित चेहरे, 3 चर्चित लेखक हमारे साथ हैं। आलोक श्रीवास्तव हैं, नीलोत्पल मृणाल हैं और दिव्य प्रकाश दुबे हैं। तीनों किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तीनों लोग जब भोपाल में आए तो तीनों हमारे साथ आए और हम लोगों ने कहा कि आज बात किस बात पे की जाए। बात का विषय तय नहीं है। तो आपको लगता है कि आप संवाद कर रहे हैं, फिर आप पिता से संवाद करते हैं। ये सिर्फ जरूरत की बात है। जरूरत की बातें, मैं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जरूरी बातें हैं इस दुनिया में, और जहां से ये सब बातें फिर लगने लगेगी कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत आने लगेगी। तो मुझे लगता है कि संवाद हमारे समय की सबसे बड़ी जरूरत। मैं तो बिल्कुल ताज़ा एक उदाहरण दूंगा। हमारे समय के बड़े अभिनेता हैं, मित्र हैं हमारे, गजराज जी। तो हम लोग बहुत दिनों से चैट कर रहे थे और वो जब हम लोग मिले तो गजराज राव मुझसे कहने लगे कि मैं तुमसे इतनी बातें कर रहा था, तुमको इतना देखता रहा, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि जब मैं आलोक से मिलूंगा तो हम बात क्या करेंगे, विषय क्या हो। और उस रोज़ जब उन्होंने ये कहा मिलते ही, उस रोज़ हमने पौने 2 घंटे बात की। तो मुझे लगता है कि जब बातचीत का विषय तय ना हो कि बातचीत इस विषय पर होगी, तो मुझे लगता है कि बहुत लंबी बातचीत होती है, क्योंकि आप महदूद नहीं होते हैं, आप बंधे हुए नहीं होते हैं, आप मुक्त होते हैं। 3 अलग-अलग धाराओं के लोग आपके समक्ष बैठे हैं और चौथी धारा आप स्वयं। तो जब ऐसी बातें होती, ऐसे लोग बैठें, तो फिर वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मगर अभी जो बात चल रही है, मैंने अपने न्यूज़ रूम में पूछा, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि 3 बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं हमारे ऑफिस और क्या बात की जाए। तो सबने कहा कि सर चूँकि हम लोग न्यूज़ के लोग हैं और हम न्यूज़ में ही जीते मरते हैं, तो पॉलिटिक्स की बात की जाए। न्यूज के चलते कुछ मर जाते हैं। हाँ? कि हम लोग न्यूज़ में जीते नहीं, मरते हैं। कुछ लोग न्यूज के कारण जी रहे हैं और मर जाते हाँ, हैं। तो जब ब्रजेश भाई ने मुझे मैसेज किया तो मैंने इनको यही टेक्स्ट किया। मैंने कहा आपके दिमाग में हमेशा टीवी चलता रहता है कि तुम तीनों हो यहाँ पर, तो आओ। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अभी जो देश में घट रहा है, रोज़ हम लोग पार्लियामेंट में जो कुछ देख रहे हैं, कल जिस तरीके से अपोजिशन निकल के आया 300 लोगों का और सड़कों पे प्रदर्शन किया, उसको
आप किस नज़र से देखते हैं दुबई? अच्छा, न्यूज़ तो जी हमारी एक्चुअली मेरे मैं क्यों ये अच्छा कह रहा हूँ? सुनिए सुनिए, हाँ। इस विषय पर हमारे प्रतिनिधि के तौर पे आपसे बात करेंगे। इसको हम केवल अगर राजनीति के परिधि में देखेंगे, तो हम असल में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेंगे। और इतने हल्के तरीके से देखेंगे जिस तरह से यहाँ के राजनीतिक दल देख रहे हैं, तो हम लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेंगे। जब आप 65 लाख लोगों का रिव्यू करके ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची से बाहर चले जाएँगे, अगर जिस तरह से हम कहते हैं ना कि न्यायालय कहता है कि अगर एक भी निर्दोष को सज़ा हो गई, भले 100 दोषी छूट जाएँ, लेकिन अगर एक भी निर्दोष को सज़ा हो गई, तो हम न्याय व्यवस्था का ये अभिशाप होगा, फेल मानी जाएगी। उसी तरह से 65 लाख लोग फर्जी हैं। अगर उसमें से एक भी व्यक्ति जो नहीं है फर्जी और कल वंचित हो जाएगा वोट देने से, तो फिर आपके लोकतंत्र का इकबाल खत्म हो जाएगा। तो सोचना ये होगा कि क्या ये रिव्यू चुनाव के वक्त ही होना था? 5 साल एक चुनाव दूसरे चुनाव के बीच में वक्त होता है। ये सारी चर्चाएँ एक शांति काल में हो सकती हैं जब वो राज्य चुनाव से गुजर गया हो, तो फिर हम 1 साल रिव्यू करेंगे, 2 साल बहस करेंगे, फिर 5वें साल में चुनाव में जाएँगे, तब तक जो है चावल और कंकड़ अलग-अलग हो जाएगा। लेकिन ये जो हड़बड़ी है, कई बार शंका पैदा करती है कि रिव्यू सिस्टम ठीक है कि नहीं? यहाँ पर गेंद फेंकता है बॉलर और बल्लेबाज जब रिव्यू लेता है, तो 36 बार दिखाते हैं, उसमें भी ऑडियंस संतुष्ट नहीं होता, लगता है कि एज नहीं लगाता। मशीन और थोड़ा एडवांस आना चाहिए। ये तो आउट नहीं था, है ना? जहाँ बैट और बॉल के टकराने का रिव्यू लेने में पूरा सिस्टम लगा रहता है और आप इतनी बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं कि बल्लेबाज गलत ना आउट हो जाए। आपको 65 लाख मतदाताओं को बाहर करने का जो रिव्यू है, वो कितनी संवेदनशीलता और सावधानी के साथ लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस पर बात ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी कौन बाहर होगा, किसके वोटर बाहर हो जाएँगे, कौन चुनाव में जीत और हार करेगा, ये मुर्गा लड़ाई तो चलती रहेगी। लेकिन मतदाता का अधिकार बचा रहे वोट देने का। वोट से आप किसी को वंचित ना करें, ये सुनिश्चित करना चाहिए। अलग भाई क्या लगता है जिस तरीके से एक राहुल गांधी के पीछे पूरा विपक्ष आ गया और कल जिस तरीके उसके फोटो आए एकदम ऐसे खड़े हुए और लोग कहते रहे विपक्ष अब तक दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, कल इस धड़ाके से दिखा। 2 बातें हैं जिसको मैंने नोटिस किया। जी। पहली बात तो थी जब विपक्ष इकट्ठा होकर आज की मौजूदा पार्टी के साथ आया था, वो एक बहुत बड़ी घटना थी, जो आतंकवादी हमला हुआ। बिल्कुल। उस पर जो हमारा स्टैंड था, वहाँ एक चौंकाने वाली घटना थी कि आपके साथ आपका विपक्ष भी खड़ा हुआ है, उसके बावजूद आप एक ऐसा डिसीजन अचानक लेते हैं, जो बहुत चौंकाता है। दूसरा, जब बहुत सारी आवाज़ें जो मुख्तलिफ लहज़ों में बतियाती रहीं, अलग-अलग भाषा में, अलग-अलग विचारों के साथ बतियाती रहीं, वो अचानक से एक हो जाएँ, तो फिर सोचने वाली स्थिति होती है। तो जो इन्होंने कहा, मैं उस बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि कुछ विषय समय अनुसार उठते हैं, तो वो क्यों उठते हैं? वो लीन पीरियड में क्यों नहीं उठते हैं? उनका समाधान उसी समय क्यों नहीं होता है? उनका कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हम चुनाव के आसपास ही सुनते हैं और बहुत ज़ोर से सुनते हैं। तो हमको लगता है कि ये एक एक तरह का बज़ क्रिएट किया जा रहा है, किसी एक मोमेंट को निकालने के लिए, किसी एक इलेक्शन को पास करने के लिए। तो वहाँ जो भी ऐसा ज़हन है, जो थोड़ा सोचता है, जो अपने देश के फ़ेवर में खड़ा होता है आके, उसको ये लगने लगता है कि अचानक ये क्या हुआ है? और ऐसा पहले भी बहुत हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सारे मुद्दे चले थे, मैं तो नोएडा रहता हूँ, आपने तो आज पूरा तक में उसके लंबे समय तक काम आस-पास किया है। हाँ, मतलब वो ख़ैर एक पूरा एरा मैंने देखा है और हम ये देखते थे कि यार अचानक ये सब्जेक्ट कैसे आ गया? आज गाय गायब है, आई थी महंगाई इलेक्शन गायब के है। वक़्त। आज दूसरी जो जो पोलराइज़ेशंस हैं, उनके सब्जेक्ट्स गायब हैं। अब एक नया सब्जेक्ट है। तो आप देखिएगा कि इलेक्शन के आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, उसमें तो कहीं न कहीं आपको खुद बदलाव दिख रहे हैं। आप और हम 2 दशक से ज़्यादा इस एक्टिव मीडिया में हैं, तो हम देखते ही हैं कि वो बदलाव तो हैं ही। बिल्कुल। निश्चित ही बदलाव तो बहुत आ रहा है और ये चूँकि हम लोग तो थोड़ा इतिहास भी पढ़े हुए हैं कि ये दौर आते और जाते रहते हैं। हर लीडर का एक कल्ट होता है, एक दौर होता है। उस दौर में नेता मजबूत होता है, फिर अच्छा, कमज़ोर फिर होता है, क्या होता फिर है चला ब्रजेश जाता भाई, है। मैं आपको रोक रहा हूँ एक बात के लिए और। क्या होता है कि एक वक़्त के बाद ना आप मुखर से ये समझिए कि खामोशी की तरफ मूव कर जाते हैं। आप समझा उसको सकते हैं जो समझना चाहता हो। आप उसे नहीं समझा सकते जो समझना चाहता ही नहीं है। जो सुनता सबकी है, करता अपने मन की। तो फिर ऐसे वक़्त पे क्या होता है कि समाज के ऐसे लोग वो शांत हो जाते हैं और वो ऐसे विषयों पे बोलते नहीं हैं।
फिर वो बोलते हैं, वो अपने डिसीजन से बोलते हैं, जो उनको 5 साल में एक बार मिलता है, वो उसी से बोलते हैं। तो व्यवस्थाएँ फिर वैसे बदलती हैं। तो वो लोग नहीं बोलते दिखेंगे आपको जो पॉलिटिकल पार्टी के आसपास नहीं है या उस किसी विचारधारा में बहुत गहरे नहीं उतरे हुए हैं, जो एक आम आदमी है। वो तभी बोलेगा जब उसके हाथ में पावर आएगी। तो मुझे लगता है कि कई लोग जब नहीं बोलते हैं, तो वो और बड़ा खतरा होता है, क्योंकि वो एक बार बोलते हैं और वो बोलते हैं तो फिर वो व्यवस्था बदलते हैं। कल जिस तरीके से भीड़ देखी तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वो एक लाइन याद आई कि वो यदि सड़कें सूनी हो जाएंगी तो हम्म। संसद आवारा हो जाएगी। जी। तो लोहिया जी की वो कितनी अच्छी बात है कि सत्ता की रोटी को हर 5 साल में उलटते पलटते रहना चाहिए। उन्हीं ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं जी, करती। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बदलाव, उथल पुथल, ये सब डेमोक्रेसी की ताकत होती है। रोल नंबर 31। रोल नंबर 31। अब रोल नंबर हाँ, 31 अब के इनके बारे पास कंटेंट होगा। अब कंटेंट होगा, एक कहानी होगी। कहानी होगी इनके पास, यस। तो अब आपका नंबर आ गया है, रोल नंबर रोल नंबर 31। 31। मैं बच नहीं पा रहा हूँ इस बात से, जिस बात से मैं पिछले 10 साल से बच रहा हूँ कि कुछ भी ना बोलना पड़े, कुछ भी ना बताना पड़े। मैं एक चीज़ देखता हूँ ओवरऑल, जैसे जो भी सभी लोग ये जान ही रहे हैं कि मुद्दे आएँगे, मुद्दे जाएँगे, और कई सारी चीज़ें हैं कि वो मुद्दे पलट के आते हैं। जिस चीज़ के लिए आज विपक्ष लड़ रहा है, एक समय पे वो वही चीज़ कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप होता क्या है ना, 20-30 साल का एक ऐसा समय होता है कि सब कुछ पलटता रहता है। और ये अमेरिका में भी है, यहाँ पे भी है, ग्राम प्रधान लेवल पे भी है। जो इस देश का मुझे सबसे खतरनाक चुनाव तो वही लगता है। मतलब वो इकलौता चुनाव लगता है जहाँ पे भाई भाई की जान ले लेता है, बाकी में तो नहीं उतना होता है। पंचायत वाला चुनाव। हाँ, तो और वो उससे खतरनाक कुछ नहीं होता। मैंने तो बहुत भाग-भाग के सेल्स किए इसी आपके मध्य प्रदेश में ही, तो जब जाता था तो कई बार एक कार्ड मिलता था, उसमें पर डॉट प्रधान लिखा रहता था। बहुत दिनों बाद मैं समझ पाया कि वो पति प्रधान है, प्रधान कोई उनकी उनकी वाइफ़ हैं। सरपंच हाँ, पति। तो हाँ, सरपंच पति, और यूपी में वैसे एसपी। चलता था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जो भी जो आलोक जी ने भी बोला ना कि हम बदल उसी को सकते हैं, जो बदलने के लिए तैयार तैयार। हो। और मैं ये मानता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ अपनी टाइमलाइन पे, सोशल मीडिया पे भी, कि लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर आप उसको बिल्कुल बॉयल डाउन कर दें कोर लेवल पे, तो वो दिस वर्सेस दैट की है। या तो आप ये हैं, नहीं तो आप वो हैं। एक लेखक राही मासूम रज़ा, तो उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने बहुत पहले उनके एक ऐसे में पढ़ी थी कि इस देश में माइनॉरिटी एक ही है, वो है हिंदुस्तानी आदमी। बहुत अच्छी तो बात, है बहुत ना? अच्छी तो बात। वो, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कोई भी, जैसे कोई भी सरकार हो, एक्स, वाई, ज़ेड, जो अभी तक रही हैं, जो आगे होंगी, वो सारे काम सही कर रही हैं? नहीं। क्या वो सारे काम गलत कर रही हैं? वो भी नहीं। तो लेकिन हिंदुस्तानी आदमी तो कहीं पे भी जो सही है उसको सही बोलेगा, जो गलत है गलत बोलेगा। लेकिन जैसे ही ये होता है ना कि अब हम ये हैं, तो दैट गलत हो गया। दिस वर्सेस दैट की लड़ाई में आई थिंक कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड, बहुत सारी चीज़ों पे मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोगों का समय इस देश में इस बात पे ज़ाया होता है कि एक गलत चीज़ हो गई है। आप उसको जस्टिफ़ाई करने में खत्म हुए जा रहे हैं। आपकी पूरी उम्र इस बात में बीती जा रही है कि ये कैसे सही है? ये तो पहले हो चुका है। तो बाकी चुनाव उसके सबसेट हैं। अगर आप देखेंगे तो जो एक चीज़ हुई, रिपल इफ़ेक्ट में एकदम से हम उस बात पे दिन भर अपना समय दे रहे हैं जो कल तक कोई टॉपिक ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि वो एज़ अ कलेक्टिव इस देश का काफ़ी समय, रिसोर्स सब कुछ जा रहा है, और जो कोर मुद्दे हैं, अगर आप देखिए अभी भी, मतलब मेरे को बड़ा, मैं तो ₹2 वाले स्कूल में पढ़ा हूँ, और मैं अभी भी सोचता हूँ कि और हमारी तो ₹1.80 टेक्निकली फ़ीस थी, और ₹2 देते थे, 20 पैसे माँ साहब लौटाते नहीं थे, तो हम लोग जोड़ लेते थे कि ₹18 आज इन्होंने कमा लिए हम 92 लोगों से। लेकिन अभी भी अगर आप कोर मुद्दा देखें तो बहुत ज़्यादा अभी भी एजुकेशन है, अभी भी सड़कें ही नहीं हैं, बहुत अभी भी कुछ ऐसा थोड़ी ना कि बहुत कुछ ऐसा हो गया। बातें हम लोग एआई की कर रहे हैं। मैं यूट्यूब खोलता हूँ, तो दिन भर देखता हूँ मैं एआई से क्या-क्या कर सकता हूँ, मैं कितना अमीर हो सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मतलब कहीं हेलीकॉप्टर में हम हवा से देख रहे हैं इस देश को, सेम टाइम पे कुछ और रियलिटी। बट वो जो कोर चीज़ है ना कि ये अगले, मतलब जो मैनिफेस्टो वाले मुद्दे होते हैं, जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, क्योंकि एक तो मेरी समझ बहुत कम है। लेकिन मुझे लगता है ना कि जैसे हमें मार्क कर देना चाहिए कि अगले 5 साल का मुद्दा ये है, और उस पे फिर हैमर करते रहना चाहिए। इनफैक्ट जो न्यूज़ भी आती है, रिमाइंडर लगा के, जैसे हम करते हैं ना, किसी से पेमेंट का फ़ॉलो-अप लेना होता है कि 1 महीने में हो गए, इनवॉइस जनरेट किए, भी पैसा नहीं आया। तो वही मुद्दे पे आज क्या हो रहा है? वैसे भी न्यूज़ में एक होना चाहिए एक दिन, मुझे लगता है पूरा, तब शायद हम अवेयर। हालाँकि मुद्दे जीते मरते रहते हैं, कुछ मुद्दे हाँ, बार-बार वो पलट-पलट के आते हैं। हाँ, बट राहत वो भाई ज़रूरत के हिसाब राहत से इंदौरी बनते साहब हैं का ना। शेर है ना हाँ, कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो चुनाव है क्या? चुनाव है क्या? तो सब्जेक्ट वही है। और वो है ना कि फिर वही लौट के आना होगा। हाँ, यार ने कैसी रिहाई दी यार है, ने कैसी रिहाई दी सरदार है। साहब। तो वो हाँ, रिहाई तो होती नहीं है। मतलब मुझे जो मैं बोल रहा हूँ बात, वो क्या है ना कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो लौट के आ जाता है। जैसे अगर ये हैं 5 चीज़ें हैं कोर इश्यू, जैसे अगर मैं आज की डेट में चैट जीपीटी से पूछूँगा इस देश में 5 चीज़ें ऐसी क्या हैं जिससे देश इम्प्रूव हो सकता है, इकोनॉमी वाइज़, एजुकेशन वाइज़, ये अगर मेरे को ये करना है, मैं एक बहुत कॉमन अभी एक एक दूँगा, वो 5 चीज़ें देगा। उस 5 चीज़ पे कौन-सी सरकार
क्या कर रही है, वो किसके किसके मैनिफेस्टो में है कि नहीं है, और उस पर क्या किया उन्होंने आके। भाई हम लोग क्या हो रहा है कि हम बातों को ना एक्चुअली हम उसका एक्सेल शीट नहीं बना सकते, उसको ट्रैक नहीं कर सकते कई बार। तो अल्टीमेटली जो हो रहा है वो बिल्कुल वैसे होना चाहिए जैसे मार्केटिंग में काम होता है, सेल्स में काम होता नहीं, है। आप देखेंगे कि आप ये चैट जीटीपी पे लिखेंगे कि 1947 में भारत के सामने कौन से 5 प्रमुख मुद्दे थे, तो वो 5 मुद्दे आएँगे। हाँ, और आप आज फिर लिखोगे हाँ, कि 2025 में भारत के सामने 5 प्रमुख समस्याएँ क्या हैं, तो वही समस्याएँ जो 47 में थीं, वही आज फिर रिपीट होंगी। असल में इसमें क्या है ना सर, जो इसकी जो मूल बात ये है कि हम इस समय नागरिक नहीं पैदा कर रहे हैं, कार्यकर्ता पैदा कर रहे हैं। कार्यकर्ता का अपना एजेंडा होता है, चाहे वो मेरा कार्यकर्ता हो, इनका कार्यकर्ता हो, इनका कार्यकर्ता हो। और नागरिक कार्य करने पर ध्यान देता है कि कौन कार्य करता हो उसको वोट देना है। ठीक है ना? हम कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ता है, ये दोनों का अंतर नागरिक और कार्यकर्ता होने में है। तो जब देश का युवा या देश के नागरिक जो हैं, वो राजनीतिक दल के वोटर नहीं हैं, सेवक हैं यहाँ। आपके पास सीधा चॉइस रखा गया है कि तुम इस कलर के हो या इस कलर के हो। बीच में खड़ा होके क्या कर रहे हो जी? खैनी लगा रहे हो बीच में खड़ा होके यहाँ पर? वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जल्दी बताओ किधर हो? अगर आप बीच में खड़े हैं तो आपको कहा जाएगा कि संतुलनवादी है। एक नया तरह का गाली निकला है जो हाँ, ये नया गाली निकला है। बुद्धिजीवियों ने निकाला है ये गाली। पता नहीं इसका लॉन्चिंग कब हुआ है। हमको डेट तो नहीं बहुत है, सुनाई देता है। एग्जैक्ट पता ये है। ट्विटर पे लिख भी देते हैं हाँ, लोग। लेकिन लोग कहते हैं संतुलनवादी है। अब सोचिए यही पीढ़ी अगर बुद्ध के समय होती तो उस मध्यम मार्गी को तो संतुलनवादी कह देती। जबकि और उन्होंने जब मध्यम- बुद्ध जब आनंद से कह रहे हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो, तो सब बुद्ध को कहता है कितना बड़ा पॉलिटिशियन है, देख रो क्लियर बोल नहीं रहा है। ये कहता ना। हाँ, और देखो देखो, ये दिन भर फंसा, जीवन भर फंसा के रखा। जीवन भर हम लोग त्रिपिटक पढ़ते रहे, हाँ, लिखते रहे। और बाद में कहा अब मध्यम बाद वादी। में जब आया मैटर तो कहता है कि अपना दीपक स्वयं बनो, कितना बड़ा पॉलिटिशियन है बुद्ध। ये बोलती है आज की पीढ़ी महात्मा बुद्ध से। तो मैं यही कह रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र में प्रशिक्षित नागरिक हैं या नहीं, उसका कौन सा स्कूल है जो एक भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में इसको सूट करने लायक या इसको चलाने लायक, इसके अनुकूल नागरिक बोध पैदा कर सके। उसी चीज़ की कमी है। आलोक भाई ने एक अच्छी हाँ। बात कही थी कि लोग 5 साल बाद एक चीज़ करते हैं, उसमें अपने आप को रिएक्ट करते हैं। मगर आपको नहीं लग रहा आलोक भाई कि अब वो लोगों को ऐसा ट्यून्ड कर दिया गया है इस यंत्र के माध्यम से कि बस कुछ हम लोग सोचते ही नहीं हैं। जब वो 5 साल में जब बटन दबाने जाते हैं तो वही सोचते हैं जो हम लोगों को फीड किया होता है। हैमरिंग की बात हुई थी ना अभी, हाँ। हैमरिंग की बात की गई थी। मैं बता रहा हूँ ना कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके आसपास उस तरह से हैमर की जाती हैं और एक ख़ास वक्त में ज़्यादा की जाती हैं, हाँ। इसलिए कि आप उस आइडियोलॉजी के साथ या उस पूरे कालखंड में उस तरफ सोचने लगें तो आप। और दूसरा हमारे यहाँ एक और दिक्कत है कि हमारी जो मेमोरी है, खासतौर से हमारी भारतीय मानसिकता बड़ी कमज़ोर है। हम चूंकि जज्बाती होते हैं, भावुक होते हैं, तो हम इन ऐन वक्त पे ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं जो हमारे साथ बहुत लंबे समय से घट रही हैं और अचानक से हम उस हैमरिंग की तरफ मुतासिर हो जाते हैं या उससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि जो कि उसी वक्त का हाल का वो है और शायद उसी वजह से डिसीजंस चेंज होते हैं। फिर शायद वो प्याज की कीमतें ज़्यादा हों या फिर कुछ भी छोटे से मुद्दे एक पे लाइन में भाजपा करते समझिए हैं। सर, एक हम लोग संकल्प लेते हैं जब पूजा करते हैं कि भाई कलियुगे प्रथम चरणे भारत खंडे बुद्धावतारे जम्बू द्वीपे। तो जो जम्बू द्वीप है वो जोम्बी द्वीप ना बन जाए। जम्बू द्वीप और जोम्बी द्वीप में अंतर है। अच्छा ज़ॉम्बी है ना? तो हमें तो जोम्बी हमें ये ना कहना पड़े कि कलयुगे अंतिम चरणे जोम्बी द्वीपे हम सर्वस्व विनाश कर से, है ना, समर्प्यामी ना करने की जरूरत पड़ जाए। अच्छा, ये वैसे एक महत्वपूर्ण बात है। हाँ। जम्बू द्वीप और जोम्बी द्वीप का अंतर हमें समझना तो होगा। लग रहा है कि ज़ॉम्बीज़ बनाए जा रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूं, और वो कोई भी विचार यही प्रयास कर रहा है। हर विचारधारा की एक लाठी है जो अपने पक्ष में हाँक रही है मवेशी, पहले भी हाँकती थी और अब भी हाँक रही है। और इससे हर वक्त वही बचा है जो, यही मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़े। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ किताब की ओर जाओ और शिक्षा। तुमको अपने से सोचने का अभ्यास तुमसे छीन लिया गया है। ये जो 2 मिनट्स नूडल्स दौर है ना, जहाँ पर मैगी भी अगर 1.5 मिनट से ज़्यादा लगा रहा है पकने में तो हम बेचैन हो जाते हैं। आप फ्लाइट में मैगी देती है तो एयर होस्टेस कितना बढ़िया समझा के कहती है संस्कारित तरीके से, इसको 5 मिनट बाद खोलिएगा। 1.5 मिनट के बाद उंगली डालने लगता है आदमी। मैं आपको बताऊं 1.5 मिनट के बाद आप सोचिए कि धैर्य की सीमा कितनी कम हो गई हमारी। मैं आपको आप बताऊं देखिएगा ना, मैं आपको तो बताऊं वहां पे आप वैचारिकी कहाँ से डेवलप करेंगे?
विचार को पकने के लिए, दिमाग को संघनित होने के लिए वक्त चाहिए। वक्त आपसे छीन लिया गया है, इसलिए हम जो आपको चिपका दे रहे हैं आप वही लेके निकल जा रहे हैं। मुझे लगा ये बड़ी बीमारी है इस वक्त की कि मैं आपको बताऊं इस बात को ऐसी ऐसी चलाते हैं, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। है ना? जैसे साधु लोग चिलम चलाते थे ना, हाँ, इन्होंने कहा कि पढ़ो, पढ़े की तरफ जाओ। क्या है, हम लोग तीनों सोशल मीडिया पे और बहुत अच्छे एग्रेशन के साथ रहते हैं। उनको अपनी चीज़ें प्रस्तुत करने में कोई हिचक नहीं, क्योंकि हमको पता है हम अपने संपादक खुद हैं, ठीक है? हम अपने ही एडिटर खुद हैं, खुश ठीक है? नसीब लोग हो आप सब लोग। कुछ है। तो हमसे अक्सर लोग कहते हैं, नीचे लिखते भी हैं, मुझे भी लिखते हैं, मैंने इनके वॉल पे भी देखा और भी कहीं, यार तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? हाँ, बिल्कुल। ठीक है? वो जो मुक्तिबोध की मुक्ति पंक्ति बोध का है जुमला है कि कि यार पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या हाँ, है? अब सवाल ये है कि अगर मैं आपकी विचारधारा से मुतासिर हो जाता हूँ, तो फिर मैं पढ़ता क्यों? फिर मैं लिखता क्यों? फिर मैं राइटर क्यों? लेखन अपने आप में एक विचारधारा है। वो किसी से रूट होने के लिए नहीं बनी है, वो रूट करने के लिए बनी है। अपने वक्त को, अपने समय को, अपने समाज को, अपने मुआशरे को स्टडी करने के बाद एक राइटर लिखता है, तो वो कभी भी पॉलिटिक्स से छोटा नहीं हो सकता। बहुत बहुत हम लोग बहुत कोट करते हैं, एक बहुत सच्चा किस्सा है नेहरू जी का और दिनकर जी का, कि नेहरू जी सीढ़ी चढ़ रहे थे, दिनकर जी पीछे पीछे थे, तो उनका पैर लड़खड़ाया और वो गिरने लगे, तो दिनकर जी ने संभाल लिया। तो नेहरू जी ने कहा, बड़ा आभार आपका कि आपने मुझे संभाल लिया। तो दिनकर जी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, राजनीति जब जब डगमगाएगी साहित्य उसको संभालेगा। अब उल्टा हो रहा है, अब राजनीति साहित्य को संभाल रही है, ठीक है? और बहुत सारे लेखक, बहुत सारे राइट, लेफ्ट विंग के जहाँ उनको अवसर मिल रहे हैं, वो वहाँ मंच से या अपने लेखन से पैसा ले रहे हैं और उस विचारधारा को इंजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने एक मुआब खड़ा हुआ है, राइट? हाँ, सो दैट मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं आपसे इम्प्रेस हो गया, आपकी विचारधारा से इम्प्रेस हो गया, चाहे वो कोई भी विचारधारा हो, आपकी लेफ्ट हो, राइट हो, कुछ भी हो, तो फिर मेरा लिखना पढ़ना किस काम का? इसलिए जो ये नीलोत्पल कह रहे हैं, मैं इससे शब्दशः सहमत हूँ कि पढ़ो, किताबों में जाओगे तो अपनी वैचारिकी बनाओगे, अपना एक ज़हन बनाओगे, अपनी एक सोच बनाओगे, जिसको अब छीना जा रहा है। इसी कारण ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों पे ध्यान ना देकर ऐसी जगहों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे आपके ये आज के डिवाइस। तो आज जितना ज्ञान है, वो किताबों से नहीं है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ रहा है। वहाँ जो चीज़ें प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। अब अगर आपके पास ज़हन नहीं है, आप बेदार नहीं हैं, आप कॉन्शियस नहीं हैं, तो आप उसे फ़ॉलो कर रहे हैं। अभी मैं नया उपन्यास लिख रहा हूँ, उसमें एक पंक्ति है कि चुनाव सभी विचारधाराओं का समापन है। अच्छा। जैसे 9 चुनाव दिन सभी विचारधाराओं का का समापन है। जैसे बहुत 9 अच्छा। 9 दिन नवदुर्गा बनाते हैं, हाँ। 10वें दिन विसर्जन कर देते हैं। तो चुनाव जो है विचारधाराओं के विसर्जन का दिन है। नहीं, पर एक विचारधारा जो उस आदमी की होती है वो तो वोट दे के वो आते भी ही। सब समापन है सर। रोटी भी पलटने में लेता 1 मिनट ना, तब पराठा लगता है कि इस तरफ पक गया होगा तब इधर पलटेगा। लेकिन नेता की उस पराठा से पहले पलट जाता है। अच्छा। आप मंडी में घूम रहे हैं, पहले शर्म आता था, थोड़ा हिचक होती थी कि कौन किधर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। अब वो बैरियर टूट गया ना। हाँ, कोई भी वही कहीं मैं भी जा कहता हूँ कि सकता चुनाव हर विचारधाराओं का समापन है। वर्तमान युग में विचारधाराएं अपनी प्रतिबद्धताओं का कपड़ा उतार के नंगी खूंटी पर टंगी हुई हैं। ठीक है? इसलिए अच्छी बात यह है कि आज का जो युवा है, वो पढ़े और पढ़े गए ईंधन से जो भी चीज़ें जानता है, उससे वैचारिकी विकसित करे। ये विचारधाराओं का समय नहीं है सर, ये विचारवान होने का समय है। विचारधारा की व्हेल मछली कितना भी बड़ा हो, उसको समय का पानी बहा के ले गया है। और कोई भी वाद आपके मस्तिष्क में बहुत दिनों तक जमा रहेगा, तो वो मवाद बन जाएगा। और अब हिंदुस्तान के किसी विचारधारा के जड़ में उतना पानी ही नहीं है जो ये कह सके कि हमारे डाल पर अपना झोला टांग दो और हम तुमको झुला लेंगे, वो गिर जाएगा टूट के। नहीं, तो आपकी बात तो ही मान रहे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं कि एक ही विचारधारा में लंबे समय तक रहना नहीं चाहिए, सड़ जाएँगे। तो कभी इस दल में, कभी उस दल में। ये अच्छा। भी ये भी अच्छी बात है। आप मीडिया का यही काम है कि उसको इसी तरह से बताना। अच्छा, किसी अच्छा, इससे इस विषय का समापन हम बहुत इसलिए मैं कह दिया कि इस विचारधारा का इस समापन इस है। विषय का समापन जो है मैं कुछ कविता पंक्तियों से करता हूँ, हाँ, बाद में और ये बिल्कुल बाद उसी में रोल नंबर 31 का हाँ, नंबर रोल नंबर दिया 31 आए। 31। कि देखिए ऐसा है, ये दोनों सहमत होंगे कि जो दिख रहा है मैंने, ये जितना विषय है ना, अब इसको सम अप करिए एक कविता में, तो ये कि पत्रकार की कविता है।
जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है। वाह! ठीक है? और विचार जिसकी बात ये कर रहे हैं, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर। क्या बात है! विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय, विवेक शून्य मात्र है। क्या बात है! है साम दाम दंड भेद का नया चलन कि जो यहाँ कुपात्र है, वही वही सुपात्र है। ठीक है? तो ये पॉलिटिक्स में इसलिए लोग आते ये हैं। ठीक है, यही है एक्चुअली। और दिलों में भेदभाव हो, घृणा समाज में। दिलों में भेदभाव हो, घृणा घृणा समाज। समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है। क्या बात है! क्या बात राजनीति शास्त्र पे कविता लिख दी क्या और राजनीति की बात करने में हिचकिचा रहे थे, बताइए। बताइए, अरे पूरी ये कविता नहीं तो लिखी है, एक शानदार सेकंड, एक कविता सेकंड, एक लिखी। सेकंड। इनकी देखिए मैं पोएट हूँ। हाँ। मुझे अगर कुछ मैंने आपसे कहा, इसी पॉडकास्ट में मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे हर्ट होगा, तो मैं रिएक्ट करूँगा, पर मैं अपने तरह से करूँ। मैं इनकी अपनी विधा में इनकी करूँगा। कविता से अंतिम बात यही समझ में आई हम लोग दोनों को कि तू हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है, परेशान रहेगा। तो ये है बेसिक। तो बेसिक ये है यही कि जो मेरी विधा है, मैं बिल्कुल बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा? मैंने बोला है और मैं अपनी जिस विधा में हूँ, उस विधा से मैंने कह दिया। रोल ये नंबर मुझे जो 2 दिनकर जी वाला आपने बताया सर, इससे मैं दिल्ली में एक लिट हाँ, फेस्ट में था मैं, हाँ, और ऑडियंस में एक अंकल खड़े हुए और उन्होंने मेरे को लगभग डाँटते हुए कहा कि आजकल आप लोग क्या लिख रहे हैं? एक समय पे ऐसा होता था, सदन में एक बार नेहरू जी लड़खड़ा गए थे और दिनकर जी ने उनको सँभाल लिया था, हाँ, और अब उन्होंने कहा था कि जब-जब राजनीति लड़खड़ाएगी हाँ, और हाँ, हाँ, तब तक साहित्य उसे सँभाल लेगा। तो उस पे बड़ी ताली बज गई उनके। हाँ। लेकिन मैंने फिर अंकल से यही कहा, मैं तो चूँकि जब आपके हाथ में माइक है तो आप एक बार ज़्यादा बोल सकते हैं। तो मैंने अंकल से मैंने कहा, आप एक नेता का नाम बता दीजिए जो नेहरू जी की तरह लड़खड़ाता हो आज के टाइम में। इतना महँगा मशरूम खाने के बाद भी अगर आप लड़खड़ाइएगा सर, तो समस्या आपका नहीं प्रोटीन का है। है ना? तो तो भोजन पानी इतना दुरुस्त है आज की राजनीति में कि काहे लड़खड़ाएगा नेता? मशरूम की बात तो आपने कर ही दी। नहीं, नहीं बात कर रहे हैं। तो कैसे लड़खड़ाए? तो भोजन ही अब काबू ये का ये आपका पॉडकास्ट जो है ना, एक तरफ जा रहा है, इसको ठीक कर लीजिए। नहीं, नहीं, मैंने भोजन पानी तो भाई आपको ये सब चीज़ें आंदोलित करती है कि नहीं? कभी आपको लगता है कि इस पे भी लिखा जाए? नहीं, मेरे को सर बहुत अंदर से कई बार होती है कुलबुलाहट, और कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने आप को रोकता हूँ। रोकता केवल इसलिए हूँ क्योंकि ना अब जिस जंक्शन पे मैं हूँ, और जो मुझे लगता है कि मुझे जैसे एक चीज़ पे अगर अगर मैंने सुबह से शाम तक कुछ नहीं लिखा है, तो मेरे पूरे घर परिवार को पता चल जाता है कि आज मेरा मूड क्यों ऑफ है ना? तो मैं एक्चुअली जिस दिन नहीं लिखता हूँ तो मुझे इतना गिल्ट में मैं चला जाता हूँ, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ मैं आपको बहुत जैसे एक बताता हूँ कि क्यों मैं बहुत सोच समझ के कोई भी चीज़ लिखना चाहता हूँ। इब्न बतूती नाम की एक मैंने किताब लिखी, जिसमें एक बच्चा है 20 साल का, वो विदेश जा रहा है, तो अपनी माता जी से, उनकी सिंगल मॉम है, पिताजी है नहीं, तो उनकी दोस्ती करवाना चाहता है उससे किसी से कि वो अकेले ना रहे। अब ये थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व थॉट था जब किताब आई थी, 2019 में 20 में किताब आई थी। और मैंने लिखा, इस कहानी में होता क्या है, जो माताजी आपको इतनी सरकारी अधिकारी दिख रही हैं, जब उनके हम पास्ट में जाते हैं, तो पता चलता है कि मंडल कमीशन के टाइम पे इनका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, और वो कुमार आलोक जो बिहार से आते हैं, अब वो वहाँ पे मंडल कमीशन में कहानी जाती है। और जिस तरीके का मैं हूँ, मैं तो उस समय 8 साल 7 साल का था। मंडल कमीशन 8 अगस्त, इनफैक्ट हम अगस्त में बैठे हैं, यही समय ही था। मैं कह रहा 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त की बात है वो। अब मुझे वो मंडल कमीशन का इफ़ेक्ट समझने के लिए, और चूँकि मैं दुबे परिवार से आता हूँ, तो उस इफ़ेक्ट को समझने के लिए और आपको ज़ोर लगता है कि आपका बायस है ना अपना कई सारी चीज़ों का, जो आपने अपने घर में, परिवार में, बाहर आस-पास माहौल में देखा। तो मुझे उस घटना को समझने के लिए उस समय जो हिंदू कॉलेज में लोग थे, घंटों-घंटों उनके साथ बैठना पड़ा। तब मुझे टोटैलिटी में कुछ बात समझ में आई, और मुझे लगा कि हाँ, जो घटना 1990 में हुई थी, अब मैं 2020 में थोड़ा बहुत उसको ऑब्जेक्टिव रूप में अपने बायसेस हटा के देख सकता हूँ। तब मैं जान पाऊँगा। तो मैं इसलिए भी इन सब चीज़ों में जो डेली कुलबुलाहट होती है और रोकता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं कभी भी ना वो व्यक्ति नहीं अपनी नज़र में बनना चाहता कि मैंने रिएक्शन दे दिया किसी भी चीज़ में। जैसे हम लोग जब मैनेजमेंट पढ़ रहे थे एमबीए, तो एक प्रोफ़ेसर ने हमें बड़ी सही चीज़ बताई थी। एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिस्पॉन्ड करना। तो रिएक्शन देने का क्या दिक्कत है ना कि 6 महीने बाद आप खुद ही इतने बेवकूफ़ लगते हो कि अरे यार! ये क्या बोल दिया, क्योंकि आपको हम लोग की भी समझ क्या है सर, जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उनकी क्या समझ है? एक चीज़ हुई, उन्होंने 2 आर्टिकल 4 ट्वीट देख लिए, बना दिया रिएक्शन। ऐसा नहीं होता ना, कोई भी चीज़ है उसमें थोड़ा और डीप जाके आप सही रिएक्शन दे सकते हैं। मैं उस पे विश्वास है मेरा कि थोड़ा गहराई में जाके करना चाहिए, क्योंकि अब ज़िम्मेदारी हम सारे लोगों पे ये है कि हम लोग
जब बोल रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो जो फॉलोअर हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, हम लोग ना उतने बड़े कमरे में खड़े हैं जहाँ 5 लाख लोग हैं। हम जो चीज़ बोल रहे हैं ना, वो 5 लाख लोग सीधे सुन रहे हैं उसको। तो एक ज़िम्मेदारी ये भी है ना कि हम क्या बोल अपने रहे हैं? अपने रिएक्शन। फ्रस्ट्रेशन में रात में 1:30 बजे फ्रस्ट्रेट होके कुछ ऐसी बात ना लिख दें। अब मैं हमेशा जब भी मैं कोई स्टेटस लिखता हूँ ना, हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं बहुत बड़े से कमरे में हूँ और मेरे पे स्पॉटलाइट पड़ रही है और इतने लोग देख रहे हैं जिसका बुरा असर भी हो सकता क्या है। बात नहीं, और इसका बड़ा देखा वो होता है, लोग लिख भी देते हैं। आपने अपने सवाल में बहुत अच्छा सवाल किया था आपने कि आप लोगों को नहीं लगता हम लोगों से जो एक्सपेक्टेशन है, वो वैसी रहती भी नहीं। कभी हम कोई मान लीजिए अपने पुराने जामे में चले जाएँ हुँ, और कुछ रिएक्ट कर दें कोई पॉलिटिकल सिनेरियो पर, तो नीचे लिख देते हैं लोग, भैया बहुत अच्छी पोएट्री करते हो, वही करो, वही इसमें करो। मत पढ़ो। हाँ, बहुत अच्छा लिखते हो, लिखो। तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन जो है अपने से, वो आप खुद बिल्डअप करते हैं। आप जैसे-जैसे बनते जाते हैं अपने अंदर और जैसा-जैसा आपका समाज, जो इन्होंने बात कही कि जब भी आप रिएक्ट करो, तो आप ये सोच के करो कि आप तन्हा अकेले थोड़ी खड़े हो। उस ट्विटर पर आपके साथ 2 लाख 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 5 लाख लोग जुड़े, और आप एक कमरे में संबोधित कर रहे हो, तो वो क्या रिएक्ट करेगा? और आजकल तो सब फ्री फॉर ऑल है, हर कि कोई आप रिएक्ट कोई कर भी रहा है। कुछ भी लिख देता है आके। तो ये दायरे में बंधना ज़रूरी है या हाँ, मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर दूँ, वो लग रही है कि ये गलत है और मैं उसमें पर्सनली कोई चीज़ है जो मुझे पता है कि हाँ, ऐसा है। तो मैं ना ये फ़िक्र नहीं करूँगा कि 4 पाठक कम हो जाएँ, है ना? लेकिन मुझे अगर ये बात कहनी है, जैसे इस बात के लिए मेरे को बहुत कई बार एक से एक उसमें गालियाँ भी मिली उस किताब के लिए कि ये क्या है? बेटा अपनी माँ की शादी की बात कैसे कर सकता है? ये हिंदू समाज नहीं है ये। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बात कहनी थी, उसी उसी किताब में ऐसी भी चिट्ठियाँ मिली कि लोगों ने 9-9 पेज की हाथ से लिख के दी कि मेरी माताजी ने बताया मुझे कि शादी से पहले कोई और उनका बॉयफ्रेंड था, वो भी क्लास बंक करती थी। वो उसकी तो आप वो देखते हो ना, जैसे कि इसका एक और छोटे से किस्से से मैं ये वाली बात अपनी खत्म करूँगा। जब महाभारत सीरियल बन रहा था ना, ये बड़ा पॉपुलर किस्सा भी है। तो राही मासूम रज़ा साहब ने उसके डायलॉग लिखे थे और डायलॉग लिखे थे तो उनकी टेबल पे ना एक एक चिट्ठियों का ऐसे उन्होंने लगा रखा था, नहीं तो आती थी पहले चिट्ठियाँ, तो ऐसे आदमी फँसा के ऐसे रख देता था। तो किसी ने पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये महाभारत लिखने के बाद ये चिट्ठियाँ आई हैं। कहता अच्छा इतनी तारीफ़ आई हैं ये? कहता नहीं ये गालियाँ हैं जो आई हैं। तो कहता फिर क्यों रख रखा है? कहा मैंने इसलिए रख रखा है, कि इस देश में खराब लोग कितने कम हैं, इतनी ही चिट्ठियाँ हैं। तो हम लोग को हमेशा उस नज़र से भी देखना चाहिए कि आपको जो बात कहनी है आप कहें, 2-4 10 लोग कम होते हैं, वो होते रहेंगे, आते-जाते रहेंगे, उससे अच्छे और लोग हर होते रहेंगे। आदमी को खुश नहीं कर सकते ना हाँ। आप। तो ये लेखक, कथाकार हम पत्रकारों को छोड़ दो, मगर लेखक, कथाकार का किसी विचारधारा या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना कितना सही मानते हो? मैंने बोला मेरी तो अपनी आइडियोलॉजी है। हाँ, मतलब मैं अपनी तो बात ये कह सकता हूँ कि मैं अगर मुझे जिस काम के लिए मंच पर बुलाया गया है, मैं वही करूँगा। मैं किसी का माउथपीस नहीं बनूँगा। मैं किसी की विचारधारा को, अगर मुझे कुछ कहना होगा तो वो जो मेरे पास जो मंच हैं, जो मेरे पास शऊर है, मैं उसी से कहूँगा। मेरे पास जो आर्ट है, मैं उसके ज़रिए कहूँगा। इनको लग रहा था कि ना कहानी में कहनी है अपनी बात, इन्होंने कहानी में कह दी। मुझे लग रहा है कि मुझे गज़ल में कहनी है, गीत में कहनी है या कविता में कहनी है, तो मैं उसमें कहूँगा। कहूँगा ज़रूर मैं, लेकिन मैं किसी मंच का इस्तेमाल नहीं करूँगा कि मुझे बुलाया गया है कविता सुनने के लिए और अपने और आप मैं लोग वहाँ पे एक राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूँ कि सिर्फ़ इसलिए कि वो एक आइडियोलॉजी को मुझे फ़ेवर करना है, उस उसके लिए प्रो रहना है। मुझे ये ज़ाहिर करना है कि मैं उनके साथ हूँ, ये मैं नहीं करूँगा। मतलब मैं उतना नीचे नहीं उतर सकता। किसके म बारे में बोल रहे हैं? मैं हाँ, ठीक है? ये तो इशारा भी कर तो दीजिए। बेसिकली जहाँ मुझे मुझे इसका ज़रा आप क्विज़ चला दीजिएगा, गेस 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 द पर्सन। नहीं, हमने देखा कुछ लोग अपने रोल लगातार बदलते रहते हैं। हाँ, तो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखिए जिसको भी देखना हो कई बार कई देखना, बार निदा साहब का शेर है। बिल्कुल। तो ये तो है ही। हाँ, और और कुछ लोग बड़े जल्दी-जल्दी बदलते हैं। पहले हाँ, कवि तो होते हैं, फिर कुछ कथाकार हो अब ये जाते बात कहीं और चली हैं। जाएगी अच्छा, फिर वो। तो मैं हाँ, एक्चुअली क्या है, मेरी एक इधर मैंने कुछ अपने अंदर ये कुछ सुधार किए हैं क्या बात कि मुझे लगता है कि इग्नोरेंस जो है, वो बहुत बड़ा आर्म है, वो बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपको कोई शख्स पसंद नहीं है, कोई आइडियोलॉजी पसंद नहीं, तो जब आपको डेस्टिनी, जब आपको यूनिवर्स मौका दे, आप तब रिएक्ट, तब तक रिएक्ट मत कीजिए कि कहीं भी बैठ के आप ज़िक्र कर रहे हैं। उससे उसका जो काम है वो कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप उसको बड़ा बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और यूनिवर्स आपको मौका देता है। वाह! आप साक्षी हैं, हाँ, है बहुत ना? बढ़िया। एक बहुत हाँ, बहुत हाँ, बड़े बहुत सही बड़ी है। कंट्रोवर्सी से निकालने के भी आप उसमें बिल्कुल, बिल्कुल। आप साथ थे, मुझे याद है। नहीं, सही।
तो मुझे लगता है यूनिवर्स आपको मौका देता है अगर आप सही हाँ, नहीं, और तो। सबसे अच्छी बात जो मैं अपने दोस्तों से बार-बार बोलता हूँ कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। मैं हाँ, जानता ही नहीं हूँ, हाँ। कोई मेरे बारे वो में क्या कह रहा इग्नोर है। कर रहे हैं मतलब हाँ, आप अगर उसको नोटिस कर रहे हैं मतलब आप कहीं न कहीं उससे मुतासिर हैं। हाँ, कहीं न कहीं आपको वो पर्सनैलिटी हैमर कर रही है। तो मैं एग्ज़िस्ट ही नहीं करता ना मैं। मुझे अगर लग हाँ, रहा है कि ये शख्स नहीं है तो ये नहीं है। हाँ। ये एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा मेरे रडार पर। एक आखिर में एक बड़ा सवाल पॉलिटिक्स का मृणाल जी से करते हैं, निलोत्पल जी से करते हैं कि इस बार बिहार में कौन जीत रहा है? ये सर्वे करना तो आप लोगों का काम है। आप पहले करके तय करवा दीजिए कौन जीतेगा, है ना? हम तो यही कहेंगे, मेरा नया गीत बिहार के चुनाव के पहले आ रहा है कि ध्यान न देगा जो भी अब की यूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। तो हम तो उस धारा के आदमी हैं। हम सर्वे में नहीं विश्वास करते हैं, सर्वे सुखांत पे विश्वास करते हैं। हाँ, पर सब वहाँ जो सुखी हो, हाँ। लोकतंत्र में लोगों का काम हो और आ ये महत्वपूर्ण है। तो मत बनाने की प्रक्रिया में क्या भूमिका निभानी चाहिए, ये बिहार से पूछ कर उसके बाद ही कोई लेखक और पत्रकार बोले कि मुझे लगता है कि बिहार इसको इस बार उस ओर जाना चाहिए। तो ये बिहार में जाके और बिहार के लोगों से पूछ कर उसके बाद एक विचार बना के ले जाना चाहिए लोगों के सामने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये चुनाव बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो तेवर हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप पॉलिटिक्स में ज़्यादा सूट हो जाएँगे? तो लेखक हैं तो पॉलिटिक्स में ही तो हैं। कहा तो आपसे मैंने कहा विचारधारा कि पॉलिटिक्स का परिधि नेताओं ने छोटा कर दिया है। हुँ, वो आपको बताते हैं कि चुनाव में जो खड़ा होता है वही राजनीति जानता है। वो सबसे कम राजनीति में है। वो सिर्फ़ उतने भर में राजनीति में जितने भर तक वो कुर्सी पे है। और इस देश के आधे से अधिक पॉलिटिशियन कैजुअल पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे हैं। वो तो या तो वो हनीमून पीरियड पे हैं कि उनको आनंद आ रहा है, घूमने गए हैं, मतलब वो आनंद ले रहे हैं अपने पद प्रतिष्ठा का, या नहीं तो फिर वो निराश होकर बैठ जाते हैं कि फिर मौका आएगा। राजनीति के कैलेंडर में कभी 31 तारीख नहीं आता है, कहा था किसी विद्वान ने, फिर अवसर आएगा, फिर मैं सत्ता पे जाऊंगा। ये नहीं है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इस देश में कलाकार और लेखक ही कर सकता है, चौबीसों घंटा, क्योंकि जो रोज समाज से संवाद करता है। जब हम समाज के बीच जाके कहानी निकाल के लाएंगे, हम लाएंगे बुधनी माई का दुख उठा के, हम लाएंगे होरी और गोबर से मिल के हम आएंगे और हम पन्ना पे उतारेंगे। अब पॉलिटिक्स करने का दावा कर देगा खाली लोकसभा और विधानसभा में बैठा हुआ व्यक्ति जो चुन के गया है। बिल्कुल। नहीं, आप रोज माइक लेके पत्रकारिता करते हैं, गांव गांव गली गली घूमते हैं, देश की समस्या से रोज आप रूबरू होते हैं, रोज टीवी पर बैठ के आपका एंकर बोल रहा है, और पॉलिटिक्स में दखल केवल उसी लोगों का है जो चुनाव लड़ रहा है। अरे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस देश में बहुत तरह की परिस्थितियां हैं। इस देश में जाति एक सच्चाई है, इस देश में चुनाव लड़ने के लिए बाहुबल एक सच्चाई है, इस देश में चुनाव लड़ने के लिए पैसा एक सच्चाई है। हो सकता है कि आपके पास तीनों कसौटियां नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि आप राजनीतिक रूप से निष्क्रिय व्यक्ति हैं और आप राजनीति में नहीं है। सबसे बेहतर हथियार है इस समय, या मैं कहूँ कि औजार है इस समय का राजनीति, वो कलम है। वो पत्रकारिता के पास है और लेखक के पास है। अगर ये दोनों अपने कलम से 24 घंटा राजनीति में सक्रिय है सर, तो फिर तो पजामा कुर्ता एकदम कलब डाल के सीधा रहेगा। ये कहाँ से बाएं दाएं जाए। निश्चित ये अजीब-सा ट्रेंड हो गया कि उनका नेता वही है जो वोट हाँ, जो चुनाव वोट लड़ रहा है। चुनाव लड़ रहा है। ये आपने हो गया। आपने गौर किया इस पूरी परिचर्चा में 3 लोग आपसे बात कर रहे थे और तीनों की विचारधारा एक ही, कलम। तो मुझे मुझे ये लगता है जो हम लोग टीवी में सीखे हुए हैं कि पूरा जब हम सर्कल पूरा करके आते हैं तो इस पूरे पॉडकास्ट का इस पूरी बातचीत का यही है कि सबसे बड़ा जो राजनेता है वो कलमकार खुद है। सबसे बड़ी विचारधारा जो है वो कलमकार की खुद की है। तो आपने सही लोग चुने हाँ, बहुत सही। थे। अच्छा, मैं जाते-जाते एक सवाल और आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो जनता आप लोगों को अलग-अलग तरीके से देखती है, अलग-अलग विधाओं में देख रही है, तो क्या लग रहा है कि इस वक़्त जनता क्या पसंद कर रही है? वो आप कैसा समझते हो? कैसे आपकी कोई चीज़ हिट हो जाती है? रोल नंबर 31। अच्छा वो आप उनसे ही सबसे पहले पूछते हैं और थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स वो भी कर लें सर। तो जैसे मैं देखता हूँ ना कि मुझे एज अ राइटर पहले तो जैसे ना मेरी जो अभी तक की कहानी क्या है कि जो भी एक जो 5 रुपए का पोस्टर आता था ना आदर्श बालक का, कि सुबह वो 4 बजे उठता है, नहा धो के फिर 2 घंटे पढ़ता है, फिर 7 बजे स्कूल जाता है, स्कूल में सब लड़कियों को अपनी बहन मानता है, फिर 1 बजे आ जाता है, खेलता है, फिर सो जाता है, 9 बजे सो जाता है। एक आदर्श जिंदगी थी। ये एक्सपेक्टेड है किसी भी लड़के या लड़की से, वाइस वर्सा। तो मैं मेरी पूरी ज़िंदगी वैसे ही कटी और एकदम से क्या हुआ, वो 5 रुपए के पोस्टर को मैंने फाड़ के बाहर कर दिया और एक अपना एक नया वर्ज़न डिस्कवर किया कि अरे हाँ, मैं कुछ लिख भी सकता। लिख मैं जो भी रहा था, वो कहीं न कहीं मेरी डीप डाउन सच्चाई थी।
और हमेशा ना कभी भी एज अ जो पाठक होता है वो कभी ना आपके भाषा पे, आपके एस्थेटिक पे, उस पूरे उससे नहीं जुड़ता है, वो आपके सच से ही जुड़ता है, क्योंकि वो उसका भी सच होता है। जैसे मेरी कहानी में अगर कोई प्रोटैगनिस्ट है, वो बेचैन है, वो अपनी ज़िंदगी में नहीं बदल पा रहा है। जैसे एक एक लाइन भी थी ना कि हमारी 2 ज़िंदगियाँ होती हैं। अक्टूबर जंक्शन में लाइन थी कि हमारी 2 ज़िंदगियाँ होती हैं। एक जो हम डेली जीना चाहते हैं और दूसरी एक एक जो हम डेली जीते हैं और दूसरी जो हम जीना चाहते हैं। तो हर कोई को पता है कि उसको छुट्टी लेके कहाँ जाना है, हर किसी को पता है। तो वो सच्चाई जुड़ते हैं और मेरे को ना बहुत सारे लोग जो मेरे पाठक हैं वो मोहल्ले के उस भैया की तरह देखते हैं कि अरे यार वो भैया ने किया ना यार हम हमसे भी हो जाएगा। मतलब इतना वो बॉयल डाउन कर दिया उन्होंने, इसीलिए मेरे को जो मेल आते हैं वो केवल राइटिंग रिलेटेड नहीं आते हैं। मेरे को वो ऐसा भी आएगा, भैया पापा मान नहीं रहे हैं, मैं उनको कैसे समझाऊं शादी के लिए, है ना? वो इस तरीके क्योंकि वो हमें अपने बीच का कोई व्यक्ति समझ रहे हैं जो इंसिडेंटली लिख ले। तो और ये इसीलिए और भी बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। हम ऐसा ना बोल दें कि कुछ भी, जैसे ना रील में बोलना बहुत आसान है कि आप अगर देखिए रील, आप 1 घंटे मोबाइल ऐसे पलटते रहिए ऐसे, तो उसमें ना आपको सब पता चल जाएगा कि 3 क्या चीज़ें आप ऐसी 3 सुबह अच्छी करें कि आप दिन भर अच्छा करें, 3 क्या चीज़ खाएँ, 3 ऐसी कौन-सी किताबें पढ़ लें और कुछ नहीं होगा उसके बाद भी। फिर आप फिर ढाक के 3 बात पे आ जाएँगे। तो हम लोग की ज़िम्मेदारी और बड़ी हो जाती है उसमें कि हम उसको वो बताएँ कि जो उनका सही में घर में जो बड़ा भाई या बहन होता वो उसको बताता। तो वैसे ही देखते हैं, इसीलिए हम बोल उनसे रहे टच में हिट रहते हैं। कैसे हो रहा है किताब ये पूछ रहे हैं। अ, हाँ, हिट कैसे हो रहा है? तो हिट इसीलिए हो रहा है। हिट होने का तो वो फॉर्मूला फ़ॉर्मूला ही है ना। वो फ़ॉर्मूला नहीं, नहीं, कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। वो फ़ॉर्मूला डिस्क्लोज़ नहीं, करिए नहीं, तब वो लोग इनका बोलेंगे। इनका फ़ॉर्मूला अलग है। देखिए वो मुझे हमेशा ये लगता है कि हमारे जो उस समय जो किताबें जब हम लोग आ रहे थे नए-नए, तो वो ना हाइपोथेटिकल दुनिया में चल रही थी चीज़ें। हमने उनकी बात की ना, जैसे आज का यूथ की कोई भी चीज़ जब चलती है ना, आप डीप डाउन उस पे 1-2 चीज़ें जो होती हैं, उस समय का सच क्या है और उसकी उस समय जो समाज जो है, उसकी इनसिक्योरिटी क्या है। तो मैंने जो मेरी कहानियाँ चली, क्योंकि वो डीप डाउन उनकी इनसिक्योरिटी की बात कर रही है, कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको किस चीज़ का डर है। जैसे बहुत सारी लड़कियाँ जब पढ़ लिख जा रही हैं, तो पहली जब नौकरी कर रही हैं, उनका नहीं है अभी शादी करने का मन, जो आप 22 साल में, 23 साल में कर देते। तो जैसे ही वो मुसाफिर कैफ़े में सुधा जब आती है और वो कहती है, मैं नहीं करूँगी शादी, और वो बिल्कुल भी उसके लिए माफ़ी नहीं माँगी उसने। तो आप उस समय के जो हैं लड़कियाँ, उनसे वो बात जुड़ती है ना, उनका सच हो जाता है वो, इसलिए वो जुड़ता है। तो आप अगर समाज के सच को, जो ऊपर-ऊपर नहीं है, एक लेवल नीचे है, जो सोशल मीडिया पे आदमी लिख के डिलीट कर देता है, जो मैसेज में, वो सच को पकड़ पाएँगे तो आप हिट हो जाएँगे। मगर आप तीनों वो लोग हो जो एकदम अपनी सोलो पर्सनैलिटी के दम पे अपनी चीज़ को कैरी कर रहे हो। मैंने आपकी कहानी सुनने अकेला आप जब कहानी कहते हो तो बहुत लोग आते हैं, आपकी कविताएँ सुनते हैं और ये तो आलोकनामा लगातार कर ही रहे हैं। तो सोचा था कभी कि वो दौर भी आ जाएगा? आलोक भाई। दिव्य की बात को ही एक्सटेंड करूँगा, क्योंकि मेरा भी आंसर जो है ऑलमोस्ट यही है। मैंने अपने आसपास की दुनिया से बाहर, बहुत बाहर, कि मैं उसको पढ़ लूँ, उस रशियन को पढ़ लूँ, उस जर्मन को पढ़ लूँ, है ना? वो सब मैं उस चक्कर में नहीं पड़ा। हुँ, क्योंकि मेरा जर्मन, मेरा रशिया, मेरा जो भी साहित्य है, वो मेरे घर के में बिखरा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस तहज़ीब से आते हैं, हम जिस कल्चर से आते हैं, वो कल्चर क्या कहता है? वो कल्चर ये कहता है कि आप अपने अंदर चेंज लाइए, आपके आस-पास का चेंज अपने आप हो जाए, राइट? तो आपके आस-पास की दुनिया में, आपके परिवार में, आपके घर में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कि अगर आप सिर्फ़ उनको भी बाँधना शुरू करेंगे। जैसे आपने मुझे बाबूजी पे जगजीत जी ने एक बात कही थी। आपने बाबूजी पे भी लिखा है? हाँ, बाबूजी पे लिखा, या जो रिलेशनशिप पे मैंने लिखा। मुझे जगजीत जी ने एक बात कही थी, मैं ये जो गज़ल थी, मंज़िलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फ़ासला क्या है, ये ऐसी नहीं थी। इसका मतलब कुछ और ही था और वो बहुत क्लिष्ट था। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम वो बात कहोगे जो ऐसे होके आएगी मुझ तक, तो फिर वो ज़िंदगी भर ऐसे ही चलती रहेगी। अगर वो ऐसे आएगी ठक से, जो तुमने कहा मैंने समझ लिया, तो ही वो चलेगी, तो ही वो लोगों तक पहुँचेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट जो है, उसे आप नहीं चुनते हैं, सब्जेक्ट आपको चुनता है और वो आपके पास आता है। आप जब उसे देखते हैं अपनी संवेदनशीलता से, अपनी नज़र से, किसी रिश्ते को देखते हैं, किसी घटना को देखते हैं, और जब आप उसको लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप खुद इतने रूटेड हैं, आप कहीं दूसरे प्लैनेट से तो आए नहीं, आप इसी धराधाम में हैं और इसी समाज का हिस्सा हैं। तो जब आप इन विषयों को उठाते हैं, अपने समाज के, अपने रिश्तों के, अपने घर के, परिवार के, तो वो आपके अपने आप, चूँकि वो लोक का विषय है, लोक को प्रिय है वो विषय, इसलिए वो लोकप्रिय हो जाता है। क्या बात तो है! हिट होने की जो
सबसे बड़ी कुंजी है वो ये है कि उस सब्जेक्ट की तरफ अगर आप जाएँगे, जो लोक को प्रिय है, हिट तो हो आप जाए। लोकप्रिय। आपका क्या फ़ॉर्मूला है पार्टनर? मुझे लगता है कि ये पिछले 4-5 साल में ये बात निकल के आई है कि किताबें हिट होती हैं या फ्लॉप भी होती हैं। हाँ, इस पर चर्चा नहीं हुई, इस पर इस होनी पे चाहिए थी चर्चा। तो ये निकल के अभी आई हैं। अब मुझे लगता है कि अगर हम इस पे बहुत ज़्यादा इसके फ़ॉर्मूले पर अगर बात करेंगे तो जो भी नई पीढ़ी के लेखक सुनेंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। रचना क्रिया के समय, रचनाशीलता के समय ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए कि किताब के हिट होने का कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता है। और अभी तक हिंदी में किताबों के प्रचार प्रसार के लिए, उसके प्रमोशन के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आप हिंदी की किताबों को बिग बॉस में नहीं देख रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा आईपीएल के कमेंट्री में कमेंटेटर सिद्धू अचानक से उछलता है, बोलता है, अरे गुरु ओघड़ भी पढ़ लो, चौका छक्का तो लगता रहेगा। ऐसा नहीं कह रहा है वो, ठीक है। तो जो ना आईपीएल में दिख रही है किताब, ना दिख रही है वो बिग कपिल बॉस शर्मा। में, ना कपिल शर्मा के शो में हम किताब लेके जा रहे हैं, तो प्रमोशन हम क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो किताबें चल रही हैं उसका मूल यही है कि वो उनकी दुनिया की कहानी है। और यही बात प्रेमचंद कह रहे थे। यही बात तो रेणु कह के गए हैं हम लोगों से कि बेटा वही लिखना जो खेत का धूल है, जो बाग का फूल है, जो उसी डाल में लगा हुआ सूल है, इसी को उठा के रखना साहित्य में। क्योंकि मैं यही मानता हूँ सर कि जिस भी साहित्य में साहस ना हो, संस्कृति ना हो, ठीक है? वो फिर वो साहित्य नहीं है। तो साहस और संस्कृति ये होना चाहिए। साहस क्या? कि समस्या को दिखा सके। और संस्कृति क्या? कि वही है कि आपकी जो इन्होंने कहा कि आपके आसपास का परिवेश, उसी परिवेश का हिस्सा है आपका खान-पान, आपका पहनावा, आपकी सोच, आपके रिचुअल्स जो हैं, वो सब मिलके साहित्य रचते हैं। तो जिस दिन आपने संस्कृति और साहस का डोर पकड़ लिया, उस दिन आप लोगों को पसंद आने लगेंगे। और यही पिछले 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग की किताबें लाखों पाठक अगर ढूंढ के ला रही हैं, तो कोई फार्मूला नहीं है सर। एक ही पब्लिशिंग हाउस से 100 किताबें निकलती हैं। वही हम बेचारा शैलेश भारतवासी हमारे जो है कि वो चना खा के और बैठे हैं कुर्सी पर, वही प्रकाशक हैं ना। सबसे उसी तरह से खराब से बात करते हैं, जैसे हमसे करते हैं, जैसे इससे करते हैं, वैसे वो सबसे करते हैं, ठीक है ना? हाँ, सही बोल रहे हैं। लेकिन वही है कि 10 किताबें चलेंगी, 20-50 नहीं चल रही हैं, तो ये दायित्व तो लेखक का है। लिखने के वक़्त ये भूल जाइए। और सर लिखना ना बरगद का पेड़ है वो, उससे आप फल की अपेक्षा मत करिए किताबों से। बेशक। वो छाँव देगा और वो सदियाँ जहाँ झूला डालेंगी, ये है। वो आम्रपाली थोड़ी है, वो अल्फांसो आपने थोड़ी रोका है आपको उससे आम मिलेगा। आप एक लेखक इस देश में क्या कामना कर सकता है? मैंने हिंदी का लेखक जिस दिन चुना था होना ना, उसी दिन मेरा तय था कि मैं किसी दिन वो क्या बोलते हैं 5 करोड़ की गाड़ी नहीं चढ़ूँगा। ये मैंने केवल लिखना नहीं तय किया था, उस दिन ये भी तय हो गया था कि मुझे ये नहीं मिलना है। नहीं तो मैं फ़िल्मों में जाके लिखता हूँ, चढ़ेगा ये आदमी मणिरत्नम की फ़िल्म लिख के आया। 5 करोड़ की गाड़ी। नहीं, और कुछ चढ़ भी गए। हाँ, वो चढ़ भी गए और कुछ कई लोग चढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ये चुना है कि मैं हिंदी का उपन्यास लिखूँगा, तो मुझे फिर निकलना होगा वही जहाँ बिहार, मुझे मध्य प्रदेश के किसी गाँव की तरफ जाना होगा, जहाँ पर एक कोई जयनाथ शाह नाम का कोई आदमी होगा जिसका 2 बेटा जो है दरवाजा पर मार कर रहा होगा, आँगन में दीवाल खड़ा हो गया होगा, आम के पेड़ पे फल हुआ है, इसका बँटवारा कैसे होगा? कोई फुक्कन सिंह टाइप का आदमी आएगा, कहेगा जो ऊपर आम लगा है बड़का बेटा का, नीचे जो आम गिर जाए छोटका बेटा का, बाप समस्या में हमारा आमे नहीं है इसके पेड़ में। तब पता चला तीसरा डीपी दुबे जैसा कोई आदमी आ गया, बोलेगा बीच में मच्छरदानी बांध दो, जो आम बीच में रह जाए वो तुम्हारा। मुझे तो मुझे तो उस समाज को दिखाना है इन बच्चों को, ये रील नहीं दिखा पाएगा सर। हम रियल अगली लाइफ। पीढ़ी को 30 सेकंड का रील देके जा रहे हैं, एक क्लिक में डिलीट हो जाएगा विरासत। गठरी देके जाना है तो फिर किताब की ओर लौटना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसको हिट और फ्लॉप के फार्मूले से निकाल के मैं तो पाठकों से भी चाहूंगा, और मीडिया की विशेष जिम्मेदारी है। आप समझिए कि आप किताबों को बचाना कितना जरूरी है। आप पत्रकार हैं, आप एक अच्छे चैनल में, चर्चित चैनल में, आप मध्य प्रदेश के लीडिंग चैनल में इतने अच्छे पद पे हैं, लेकिन बेचैनी आपकी कहाँ निकल रही है? जाके किताबों में निकल रही है ना, किताबों में। क्योंकि आपको भी संदेह तो है कि स्क्रीन ऑफ भी हो सकता है, किताबें बची रह जाएंगी, है ना? तो अमरत्व जो है ना वो किताबों से किताबों से। और अमरत्व का मतलब कि लेखक नहीं, लेखनी, जो हमने लिखा, शब्द ब्रह्म है, वो रह जाएगा सर। इसीलिए किताब बचाइए और लेखक को भी थोड़ा बहुत बचाइए कि कम से कम स्वस्थ रहेगा तो लिख पाएगा। स्वस्थ रहने के लिए दक्षिणा जरूरी है
है ना? हाँ, तो और दक्षिणा का अर्थ यही होता है कि किताब को पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ाई हाँ, जाए, एग्जैक्टली। किताबें पाठकों तक पहुंचे, है ना? किताब की बिक्री को मार्केटिंग टूल्स ना समझा जाए, और किताबों के प्रचार के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं सब किए जाएं। सबको करना चाहिए, और मीडिया को इसमें बहुत आगे आके प्रयास करना चाहिए। आप अपने स्क्रीन का एक कोना अगर किसी दिन प्राइम टाइम पे अगर किताब और लेखक को देंगे ना, तो आप ना अपने देश और अपनी भाषा संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, और ये भी महत्वपूर्ण है कि आपने 3 लेखकों को चुना बात करने के लिए। और वो भी 3 लोग जो सहमत हैं। ऐसे 3 हाँ, लेखक। वो भी। एक विचार से ये लड़े नहीं अभी तक आपसे और आपस में भी। तो चलिए इन तमाम बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं कि किताबें पढ़ी जानी चाहिए, खूब पढ़ी जानी चाहिए, और किताबें खूब बिकनी भी चाहिए। और आप तीनों लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखा और खूब किताबें बेच के भी बताई, और इस सीमित संसाधनों में और जहाँ नहीं बिक रही थी वहां से वापस भी ले ली। और इसी को पॉलिटिक्स है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लेखक कितना बड़ा राजनीतिज्ञ होता है कि आप नहीं भी चाहे फिर भी हम किताब की बिक्री तक बात पहुंचा दिए, जिसमें तीनों का भला था। नहीं तो बिना आज सवाल पूछे। तो आज के पॉडकास्ट में हमने देश की राजनीति की मजा बात आया। की, पब्लिशिंग हाउस की पॉलिटिक्स की बात भी कर ली, और ये बात भी कर ली कि पॉलिटिक्स कितनी हम सब लोगों से जुड़ी होती है। बिल्कुल। हर आदमी पॉलिटिशियन अभी होता है, बिल्कुल। चुनाव नहीं लड़ता है, अलग अलग बात है। देखिए, चर्चा की शुरुआत में मैंने गजराज भाई को कोट किया था और कहा था कि जब ऐसा विषय चुना जाए कि बात क्या होगी, तो बात होती है हम लोग 1 घंटे से बात कर रहे हैं और हम यही सोच रहे थे कि हम तीनों राजनीति में बात क्या करेंगे। हाँ, मैं 20 साल मीडिया में काम करके इतना पक चुका हूँ राजनीति से कि मैं अब उस पर बात ही नहीं करता, लेकिन हम तीनों ने मिलके आपका 1 घंटे का स्लॉट पूरा कर दिया। बहुत अब बहुत उससे जो एड्स आएंगे उससे किताबें खरीदें आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, जो आप तीनों लोग आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें की और बहुत अच्छा संदेश लोगों को दिया, और लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को आनंद आएगा और लोग उसके बाद किताबें भी खरीदेंगे, जो आप लोगों का बड़ा संदेश है। चलिए, अब बहुत मुझे बहुत दीजिए धन्यवाद। इजाज़त, अगली बार फिर किन्हीं और ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।